Yes, today we are to begin a new topic of your syllabus, the story The Barbers Trade Union. The Barbers Trade Union, राइटर हैं इसके मुल्क राज आनंद। मुल्क राज आनंद, पेज नंबर 63 इन माई बुक। आ जाइए। मुल्क राज आनंद की द बार्बर्स ट्रेड यूनियन। अभी हम सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले हम अबाउट द ऑथर पढ़ेंगे। पेज नंबर 73 पर देखिए क्या लिखा हुआ है। अबाउट द ऑथर। ऑथर का मतलब क्या होता है? लेखक। लेखक के बारे में, लेखक के बारे में हम डिस्कस करेंगे। मुल्क राज आनंद born in 1905 is a renowned Indian novelist, short story writer and art critic. कौन है? रिनोन्ड इंडियन नॉवेलिस्ट हैं। रिनोन्ड का मतलब होता है प्रसिद्ध, जिनको लोग जानते हैं। भारतीय उपन्यासकार हैं। 1905 इनका जन्म है। शॉर्ट स्टोरी राइटर भी हैं। शॉर्ट स्टोरी राइटर भी हैं। इन्होंने लघु कथाएं, शॉर्ट स्टोरीज भी लिखी हैं। शॉर्ट स्टोरी राइटर भी हैं, ठीक है। और क्या है? आर्ट क्रिटिक, कला के समालोचक। कला के समालोचक भी हैं। अब आगे देखिए। आर के नारायण, राजा राव एंड मुल्क राज आनंद आर द थ्री पिलर्स ऑफ द इंडियन इंग्लिश नॉवल। भारतीय जो उपन्यास जो इंग्लिश में लिखे गए, भारतीय उपन्यास जो इंग्लिश में लिखे गए, उनमें तीन बड़े नाम, तीन पिल्लर कौन हैं? आर के नारायण, राजा राव एंड मुल्क राज आनंद। ये तीन बड़े नाम हैं, तीन बड़े पिल्लर हैं भारतीय अंग्रेजी साहित्य में उपन्यास कहानी की विधा के बड़े राइटर। आनंद इज रिनोन्ड फॉर हिज एक्यूरेट एंड कंपैशनेट पोर्ट्रेल ऑफ द पुअर एंड डाउन ट्रोडन इन इंडिया। आनंद किस रूप में जाने जाते हैं? किस एंगल से इनकी प्रसिद्धि है? रिनोन्ड प्रसिद्धि होना है फॉर हिज एक्यूरेट एंड कंपैशनेट पोर्ट्रेट, कि इनकी एकदम सटीक और भावपूर्ण, सटीक और भावपूर्ण जो ये चित्रण करते हैं, इसका डाउन ट्रोडन्स ऑफ इंडिया, भारत का जो डाउन ट्रोडन, बेटा एक हिंदी में शब्द था सर्वहारा वर्ग। सर्वहारा वर्ग
तो सभी ओर से हारा हुआ है। डाउन ट्रोडन वही है, डाउन ट्रोडन वही है। तो डाउन ट्रोडन के हित में डाउन ट्रोडन का चित्रण, डाउन ट्रोडन को, हारे हुए को, गरीब को, असहाय को लाइमलाइट में लाना, लोगों के सामने लाना, ये इनकी एक बहुत ही जबरदस्त विधा है कि ये गरीब असहारा को लोगों के सामने उसकी वास्तविकता के साथ चित्रित करने की कला में माहिर हैं। ही वॉज बोर्न इन पेशावर इन पाकिस्तान। देखिए, पेशावर में इनका जन्म हुआ। पेशावर कहाँ है? पाकिस्तान में है आज भी। He studied at Khalsa College, Amritsar and graduated with honors from Punjab University in Lahore in 1924 and thereafter pursued his higher studies at Cambridge and at the University of London, receiving his doctorate degree in 1929. आप बेटा अंदाजा लगा सकते हैं, कल्पना से भी आगे, आज से 100 वर्ष लगभग पूर्व अंग्रेजी साहित्य विषय में डॉक्टरेट की उपाधि होना एक बड़ा ही एक्सेप्शनल अचीवमेंट होता है। जो उन्होंने प्राप्त किया, पढ़ाई कहाँ कहाँ की है? देखिए, पहले खालसा कॉलेज अमृतसर, फिर ऑनर्स में डिग्री की है पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर, और उसके बाद हायर एजुकेशन के लिए कहाँ गए हैं? कैम्ब्रिज, बहुत बड़ा स्टडी सेंटर कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन। अपनी डॉक्टरेट डिग्री इन्होंने 1929 में जो मुल्क राज आनंद हैं उनको डॉक्टरेट की उपाधि मिली। अत्यंत गौरव का विषय है, आज भी है। तो उस समय तो आप सोच सकते हैं कि पूरे देश में बड़े गिनती के, नॉट इन 3 फिगर्स, इतने करोड़ों के देश में आज भी आपको कोई ज्यादा संख्या में नहीं मिलेंगे। उस समय का अचीवमेंट, तो क्या इनका कैलिबर, योग्यता रही होगी, आप और मैं अनुमान लगा सकते हैं। He started his career in England by contributing short notes for T.S. Eliot's General Criterion. अपना जो कैरियर है वो उन्होंने लंदन में शुरू कर दिया था। कैरियर लंदन में जो T.S. एलियट, उनका जनरल निकलता था क्राइटेरियन, उसमें लिखकर अपने कैरियर का शुभारंभ इन्होंने किया। He was a good friend of several prominent writers such as E.M. Forster and George Orwell. देखिए, व्यक्ति की पहचान है उसके क्षेत्र में उसका रिकॉग्निशन, उसका सर्किल। बड़े नाम, एक तो नाम है जॉर्ज ऑरवेल और एक है E.M. फोस्टर। इनसे राजा राव साहब की मित्रता रही। इनके साथ इन्होंने
निभाया। From his days in Europe, he became politically active in India's struggle for freedom. यूरोप के दिनों के साथ साथ ही भारत में जो फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा था उसका एक हिस्सा ये भी बने, उस फ्रीडम स्ट्रगल का एक हिस्सा बने नारायण साहब। किसके साथ? राजा राव के साथ। आनंद वाज ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय महात्मा गांधी। देखिए उस समय का शायद ऐसा कोई व्यक्तित्व होगा जो गांधी से प्रभावित नहीं हुआ। अधिकांश जो बड़े फिगर हैं वो सभी गांधी के व्यक्तित्व से प्रभावित थे, उनकी परंपरा को, उनके सिद्धांतों को आगे बढ़ाते थे। उनमें से एक राजा राव भी हैं जो गांधी के व्यक्तित्व से, विचारों से प्रभावित हुए। Anand wrote a series of books on art and diverse aspects of South Asian culture, such as Persian painting 1930, Curies and other Indian dishes 1932, and the Hindu view of art 1933, thus contributing significantly to the promotion of Indian art. भारतीय कला के उत्थान, भारतीय कला के प्रमोशन हेतु क्या किया इन्होंने? सीरीज ऑफ बुक्स, पुस्तकों की श्रृंखला लिखी है कला विषय पर, कला डाइवर्स एस्पेक्ट ऑफ साउथ एशियन कल्चर। दक्षिणी एशिया की जो संस्कृति के विभिन्न आयाम हैं उनको सम्मिलित करते हुए पुस्तकों की एक श्रृंखला लिखी, जिसमें नाम आप सुनेंगे पर्शियन पेंटिंग पहला 1930, पर्शियन पेंटिंग। क्यूरीज एंड अदर इंडियन डिशेज 1932 में, क्यूरीज और भारतीय डिशेज। क्यूरीज या अपने बोलते हैं कड्डी, करीज, अंग्रेज बोलते हैं करी। हिंदू व्यू ऑफ आर्ट, कला के संदर्भ में हिंदू मान्यता, हिंदू विचार। इस प्रकार उन्होंने भारतीय कला के प्रमोशन के लिए, भारतीय कला के उत्थान के लिए बड़े महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। ये आप ध्यान में रखें, भारतीय कला के उत्थान के लिए इन्होंने बड़े महत्वपूर्ण कार्य किए। His acclaimed novels Untouchable 1935 and Coolie 1936 explored the various dimensions of caste and class issues in India. इनके जो प्रसिद्ध उपन्यास रहे, कौन कौन से प्रसिद्ध उपन्यास रहे? अनटचेबल सबसे प्रसिद्ध है, 1935 में आया। अस्पृश, ये इसको छूना वांछित नहीं माना जाता, मनुष्यों की ऐसी कैटेगरी, उस पर इन्होंने लिखा। कुली 1936 में आया। वेरियस डायमेंशन ऑफ कास्ट एंड क्लास इश्यूज इन इंडिया, ये यहाँ पे भी आपको मिलेगा, ध्यान रखना इस कहानी में। कास्ट एंड क्लास दो बड़े भारी अभिशाप हैं हमारी संस्कृति सभ्यता के, पर दुर्भाग्य से अभी भी हमारा समाज, हमारा देश इन चीज़ों के साथ जड़वत बंधा हुआ है। हम जाति, समाज और स्टेटस को व्यक्ति के गुणों से अधिक महत्व देने लगे। पहले जाति, कौन सी जाति का है, चाहे उसमें कोई गुण है या नहीं, ये पहले भी रहा, आज भी कमोबश चालू है। उन्होंने इस ज्वलंत मुद्दे को उठाया, लिखा। He also has to his credit a 7-volume autobiography entitled 7 Ages of Man।
एक ये 7 एजेस ऑफ मैन आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ी थी, शेक्सपियर के जो एज यू लाइक इट में से, इनकी बायोग्राफी का नाम है 7 एजेस ऑफ मैन, और कितनी बड़ी है, 7 वॉल्यूम, 7 वॉल्यूम में, वॉल्यूम का मतलब एक वॉल्यूम की एक किताब होती है बेटा, 7 वॉल्यूम की किताब लिखी है, जिसमें इनकी जीवनी लिखी गई है, इनकी बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी समझे कि आत्मसंस्मरण। अब आ जाइए कहां पर, अबाउट द स्टोरी, साथ ही हम देख लेते हैं आगे, फिर हम कहानी शुरू कर पाएंगे। अबाउट द स्टोरी मीन्स इस स्टोरी में क्या है, स्टोरी के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। द बार्बर्स ट्रेड यूनियन इज द डिलाइटेड शॉर्ट स्टोरी ऑफ चंदू, द बार्बर who goes on strike after being taunted by the higher caste people for being fashionable and westernized in his dressing। किसकी कहानी है, कहानी का मुख्य पात्र है चंदू। चंदू कर देता है स्ट्राइक, चंदू कर देता है स्ट्राइक। डिलाइटफुल शॉर्ट स्टोरी ऑफ चंदू द बार्बर, उस नाई की कहानी है, गोज ऑन स्ट्राइक पे चला जाता है। किस कारण, क्योंकि गांव के जो ऊंची जाति के सो कॉल्ड बड़े लोग होते हैं वो उस पर टॉन्ट कसते हैं, इसलिए उसकी वेशभूषा और उसके वेस्टर्नाइज कल्चर को लेकर फैशनेबल हो रहा है, तो वो बच्चा विद्रोही हो जाता है कि क्यों, क्या मेरे को मेरी मर्जी से पहनने का भी हक नहीं है। ये उस चंदू की कहानी है। टू कोप अप विद द सिचुएशन द विलेज एल्डर डिसाइड टू हायर बार्बर्स फ्रॉम द नियर बाई विलेज। अब देखो बेटा, समस्या होती है, कोई भी व्यक्ति जो काम कर रहा है किसी कारण से अगर वो काम आपके लिए नहीं कर पा रहा है तो आपको उसका अल्टरनेट देखना होता है। तो नियर बाई पास के विलेज से वो देखते हैं कि चलो ये अपने गांव वाला नाई हमारी गाड़ी कटिंग नहीं कर रहा, तो हम क्या करें, पास के गांव से नाई बुला लेते, पास के गांव से नाई बुला लेते। Reacting to this action, he forms a union of barbers from all nearby villages। अब देखो, अब वो पास से बुलाते हैं तो उसके दिमाग में क्या किए फिर, यार ये तो कोई फायदा ही नहीं, अपन ने नहीं किया तो अपना भाई कोई दूसरा कर गया। तो कैसे इस तथाकथित उच्च जाति के अभिजात्य वर्ग के लोगों के चाटा लगे या उनको हमारा महत्व पता चले, तो वो कैसे पता चले, कैसे उनके चाटा लगे कि सब आसपास के गांव के नाई मिलकर एक यूनियन बना लें, नाई मिलकर एक यूनियन बना लें, तो फिर मैं नहीं जाऊंगा तो आप भी नहीं जाएंगे, और जाएंगे तो एक ही रेट में जाएंगे, अच्छी कीमत प्राप्त करेंगे और सम्मान के साथ जाएंगे। सबसे बड़ी बात क्या है कि हमारे आत्मसम्मान को कोई चोट नहीं पहुंचा पाएगा अगर हम संगठित रहकर कार्य करेंगे। The villagers are thus forced to retreat from their earlier action। तो उनका जो योजना होती है ना, फिर उनसे उनको वापस सरकना पड़ता है कि इन्होंने तो यूनियन बना ली, अब चंदू नहीं आएगा तो चंदू का कजिन भी नहीं आएगा, और भी उस व्यवसाय के व्यक्ति नहीं आएंगे। बॉयकॉट है तो बॉयकॉट है, आएंगे तो हम हमारी रेट और आत्मसम्मान दोनों के साथ आएंगे। आनंद makes it explicit that trade unions are essential and can work wonders। तो आनंद ने इस बात को स्पष्ट किया है, सबके सामने बताया
कि भाई जो ट्रेड यूनियन है ना वो कंपलसरी है, एसेंशियल है, आवश्यक है, और उससे आप ये समझे कि चमत्कार घटित हो सकते हैं। चमत्कार जैसी घटनाएं होगी तो किससे होगी? यूनियन से होगी। उनका जीवन स्तर, उनकी मानसिक सोच, उनका आत्मसम्मान सब कुछ बदल जाएगा अगर यूनियन से एक रेट से काम करेंगे। द मोस्ट नोटवर्दी फीचर ऑफ हिज राइटिंग स्टाइल इज हिज कोप्स ऑफ गालीज, एब्यूजिव टर्म्स। जो इनकी स्टाइल है उसमें बेटा नेचुरल जो डायलेक्ट आता है, नेचुरल डायलेक्ट का मतलब क्या है? ग्रामीण परिवेश की भाषा। गांव के लोग भारत में अभी भी कमोवेश गालियों से बोलते हैं। एब्यूजिव लैंग्वेज काम में लेते हैं गांव के लोग, ध्यान में रखें। वो भी जाति के अनुसार कि अमुक जाति का है तो इसको तो गाली के बिना बोलना ही नहीं। कोई अपवाद स्वरूप ये बिना गाली के किसी को संबोधित करते हैं, बाकी सबको गालियां ठोकते हैं। तो वो इन्होंने एकदम वास्तविक चित्रण करते हुए हम सबको बताया है। फ्रॉम विच ही यूजेज लेविशली टू गिव ए रियलिस्टिक इंडियन फ्लेवर एंड एरोमा टू हिज राइटिंग्स। देखिए मैंने अभी आपको बताया रियलिस्टिक इंडियन फ्लेवर एंड एरोमा, टेस्ट और खुशबू। किसकी टेस्ट और किसका खुशबू? अरे किसकी खुशबू और किसका टेस्ट? भारतीय ग्रामीण परिवेश, भारतीय ग्रामीण परिवेश का टेस्ट, उसकी खुशबू, उसका माहौल, एकदम सजीव चित्रण अपने सामने किया है कि ये आया लाला, ये आए जमींदार जी, ये नाई, और अब इनका सुनो क्या कैसे अपने अपने अनुसार बोलते चालते बरतते हैं, व्यवहार दिखाया, एकदम रियलिस्टिक। यही उनकी कला की विजय है। His deep understanding of the Indian cultural milieu gives a realistic touch to his writings. उनका भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपराएं, भारतीय रीति रिवाज, भारतीय सामाजिक व्यवस्था, इन सभी का जो एक गहन समझ है कि भारत का ग्रामीण परिवेश का व्यक्ति कैसे सोचता है, दी गई परिस्थितियों में वो कैसे व्यवहार करता है, तो ये व्यक्तिगत अनुभव के बिना कभी नहीं आता। ध्यान में रखें, उनका अनुभव है एकदम डाउन टू अर्थ, जिसको बोलते हैं स्टर्न रियलिस्ट, एकदम पक्का वास्तविकतावादी व्यक्ति है। तो वास्तविकता पर आधारित ही घटनाएं उनकी कहानियों का सोर्स होती हैं, और भाषा है, अभिव्यक्ति है, एक्सप्रेशन है, ये सारे के सारे भारतीय गली मोहल्ले गांवों के उनसे उठाए गए हैं और हमें एक बड़े ही जीवंत रूप में प्रस्तुत किए गए हैं। यही इनकी कला की सफलता है। ये समझे कि राजा राव की कला कहाँ है? ग्रामीण परिवेश के सटीक चित्रण में। ओके, थैंक यू वेरी मच।